नमस्कार दोस्तों, कंपनी लॉ के एमसीक्यू लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कंपनी लॉ के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। कंपनी लॉ का यहाँ पर मैंने रेफरेंस एक्ट लिया है, कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप सीए, सीएस या फिर आईसीडब्ल्यूए के स्टूडेंट हैं तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि कंपनीज एक्ट के लेटेस्ट अमेंडमेंट को स्टडी करके उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट कंपनी एक्ट के बारे में ही लिखना है। एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये एमसीक्यूज एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला एमसीक्यू है, अ प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार। ऑप्शंस है ए 90 डेज, बी 60 डेज, सी 10 डेज, डी 30 डेज। इस वीडियो को पॉज करें या फिर अपने हिसाब से अपना वक्त लेके इस आंसर को अटेम्प्ट करें, तभी जाकर आपको एमसीक्यू का ज्ञान होगा। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा। आंसर है 90 डेज, ऑप्शन है ए। प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार। यहां पर रजिस्ट्रार का मतलब है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आरओसी। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा एमसीक्यू, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ऑप्शन है ए एक्ट नंबर 15 ऑफ 2015, ऑप्शन बी है एक्ट नंबर 41 ऑफ 2015, ऑप्शन सी है एक्ट नंबर 31 ऑफ 2015 या फिर ऑप्शन डी एक्ट नंबर 21 ऑफ 2015। वीडियो को पॉज करें या फिर अपने हिसाब से अपना वक्त लेके इसे अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। अभी हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा। आंसर है डी, एक्ट नंबर ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज एक्ट नंबर 21 ऑफ द ईयर 2015। इसका मतलब है साल 2015 में 21वां एक्ट पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किया गया था, जिसका नाम है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अभी हम लोग देखते हैं अगले एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस रिस्ट्रेन्स अ कंपनी फ्रॉम मेकिंग एनी यूनिलैटरल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। यूनिलैटरल वेरिएशंस यानी किसी की भी परमिशन लिए बगैर या फिर कोई रेजोल्यूशन पास किए बगैर अल्टरेशन या फिर वेरिएशन करना इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन है ए सेक्शन नंबर 25, बी सेक्शन 26, सी सेक्शन 27 या फिर डी सेक्शन 28। वीडियो को पॉज करें या फिर अपना समय लेके अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिस्ट्रेन्स अ कंपनी फ्रॉम मेकिंग एनी यूनिलैटरल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 27। चौथा एमसीक्यू देखते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स आर कंटेन्ड इन ए सेक्शन नंबर 40, बी सेक्शन नंबर 41, सी सेक्शन नंबर 42 या फिर डी सेक्शन नंबर 43। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर रखना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एलएलबी एग्जाम में आ सकता है। वीडियो को पॉज करें या फिर अपने हिसाब से अपना समय लेके अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। आशा करता हूं आपने अटेम्प्ट किया होगा। आंसर है सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा एमसीक्यू है, अ शेयर इश्यूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी ए वैलिड, बी वॉइडेबल, सी वॉइड या फिर डी एनफोर्सिएबल। वीडियो को पॉज करें या फिर अपना समय लेके अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा। इसका आंसर है सी वॉइड। इसका मतलब है अ शेयर इश्यूड बाय अ कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। डिस्काउंटेड प्राइस यहां पर इसका मतलब है बुक वैल्यू से नीचे इशू किया गया शेयर वैलिड होगा, वॉइड होगा या फिर एनफोर्सिएबल होगा। बुक वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लीजिए टीसीएस का शेयर, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, इसका मार्केट प्राइस जो है वो 3600 रुपीज है
और बुक वैल्यू है 209 रुपया 71 पैसा। इसे मैंने गूगल से निकाला था। टीसीएस शेयर्स का बुक वैल्यू क्या है? 209 रुपीज 71 पैसे। इसका मतलब है, मान लीजिए आप टीसीएस में काम भी करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है, जिसे हम लोग स्वेट इक्विटी कहते हैं। यानी एम्प्लॉइज को जो शेयर दिए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड, कभी कभी उन्हें स्वेट इक्विटी के नाम पर उनका जो मार्केट रेट है, ट्रेडिशनल मार्केट रेट, उससे थोड़ा बहुत कम दिया जाता है, लेकिन बुक वैल्यू या फिर फेस वैल्यू से नीचे कभी उनको शेयर नहीं दिए जाते। इसका मतलब भले आप टीसीएस के अंदर काम कर रहे होंगे या फिर कोई बड़े ऑफिसर होंगे, तो भी आपको 209 रुपया 71 पैसा के नीचे कोई शेयर नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा शेयर मिल गया, देन इट वुड बी वॉइड, इट वुड नॉट बी एनफोर्सिएबल, इट वुड नॉट बी वैलिड। इस चीज को ध्यान में रखना कंपनीज एक्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा एमसीक्यू, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स इन एनी मैनर अंडर सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62 या फिर सेक्शन 63। ऑप्शन है ए बी सी डी। इस वीडियो को पॉज करना और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, इसी से आप सीखेंगे। आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा। आंसर है डी 63। अ कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स इन एनी मैनर अंडर सेक्शन 63। सातवां एमसीक्यू देखते हैं। Restrictions on purchase by a company or giving loans by it for purchase of its shares is provided in section 64, section 65, section 66 और section 67। बेसिकली ये सेक्शन कहता है या फिर ये एमसीक्यू कहता है कि कंपनी को अपने ही शेयर खरीदने के लिए, लोन देने के लिए रिस्ट्रिक्शंस कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किए हैं। इसका मतलब है एक कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए किसी और को लोन ना दे, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। लास्ट एग्जांपल में हमने टीसीएस का एग्जांपल लिया था, अभी हम लोग टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करिए टाटा मोटर्स ने अपने सप्लायर को लोन दे दिया, ये लो 3600 रुपये, मेरा एक शेयर खरीदो। कंपनी ऐसा ना कर पाए, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस कौन से सेक्शन में लगाई है, ये आपको ये एमसीक्यू पूछता है। इस वीडियो को पॉज करें या फिर अपने हिसाब से अपना वक्त लेके इसे अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि इसी से आप सीखेंगे। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आशा करता हूं आपने आंसर देखा होगा या फिर अपने हिसाब से देखा होगा। आंसर है सेक्शन नंबर 67। सेक्शन नंबर 67 पुट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी फॉर गिविंग इट लोन्स बाय द कंपनी फॉर परचेस ऑफ इट्स शेयर्स। अभी हम लोग 8वें एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ए होली, बी पार्शियली, सी आइदर होली और पार्शियली, या फिर डी नॉन ऑफ द अबव। इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। ये एमसीक्यू कहता है अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट। इसका मतलब कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लेकिन वो डिबेंचर्स किस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। क्या वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या वो पार्शियली कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर वो पूरी तरह से या फिर पार्शियली कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो सकते। यहां पर है कंपनी में इशू डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, यानी कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। इसका मतलब नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अभी इन तीन ऑप्शंस में से आप एक कैलकुलेटिव गेस कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से बेयर एक्ट के अंदर खोज सकते हो, लेकिन इसको आंसर जरूर करना। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आपने देखा होगा या फिर अपने हिसाब से स्टडी किया होगा। ऑप्शन है सी। इसका मतलब है कंपनी जब भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करती है तो उन्हें पूरी तरह से भी कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर पार्शियली भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए है ऑप्शन सी। अभी हम लोग 9वें एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनसीएलटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंपनी कंसर्न। यहां पर एनसीएलटी और कंपनी कंसर्न को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर ही कंफ्यूजन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड किन से बनता है? अनक्लेम डिविडेंड्स फॉर 7 ईयर्स। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा लेकिन आपने उसका डिविडेंड ही क्लेम नहीं किया फॉर 7 ईयर्स। ऐसे में आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए 7 साल हो भी गए और आपने गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना सफिशिएंट रीजन दे दिया तो आपका फंड रिलीज भी हो सकता है या फिर डिस्पर्स भी हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा लिबरल है। अगर आपने सफिशिएंट रीजन बता दिए तो वो फंड्स रिलीज करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं आज के दिन का आखिरी एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 10, Which section of the Companies Act 2013 provides for repeal of Companies Act 1956? A. Section number 465, B. Section number 466, C. Section number 467 या फिर D. Section number 468। डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखना, अपने हिसाब से इसे अटेम्प्ट करने का कोशिश करना और वीडियो को पॉज करना। आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा या फिर अपना अटेम्प्ट किया होगा। इसका आंसर है सेक्शन नंबर 465 प्रोवाइड्स फॉर द रिपील ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ऑप्शन है ए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।